अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत को तो हम हर प्रोग्राम में कहते हैं कि आज 1.25 साल हो गए, आज 1.5 साल हो गए, पौने 2 साल हो गए, और आज भी मैं यही कह रहा हूं कि 1.5 से पौने 2 साल इनकी हुकूमत को हो गया है। लेकिन मुल्क की मईशत की जो हालत हुई है वो यकीनी तौर पर हम अपनी जुबान से क्या बताएं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। आवाम की चीखें निकल गई हैं। अशे खुर्दनोश की जितनी भी कीमतें इस हुकूमत के में जो स्टेबल होनी चाहिए थी, जिसकी पैदावार मुल्क के अंदर हमारी अपनी खुद की होती हैं, उसे हम बरामद करने के बाद फिर दोबारा दरामद करते हैं। तकरीबन जो जितनी भी रेट्स हैं वो दिन ब दिन जो है वो हाइक पे जा रही हैं। पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ने जो हमें रिपोर्ट दी गुज़िश्ता हफ्ते की, तो उसने कहा कि 12% हमारे पास इन्फ्लेशन रेट है, और इन्फ्लेशन रेट ये मजीद ऊपर जाने की तवक्को की जा रही है। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 13.25% पे जो उन्होंने गुज़िश्ता 2 क्वार्टर से जो उन्होंने मुख्तस की हुई थी उसको उन्होंने तब्दील नहीं किया, बरकरार रखा, यानी 13.25% पे ही हमारा इंटरेस्ट रेट मौजूद है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन ये कहता है कि उसे जो रकम की जो लिक्विडिटी है अमाउंट की, उसकी बहाव में काफी कमी आ गई है। लेकिन आज सबसे ज्यादा बड़ा मसला जो है, जिस इशू को आज हम हाईलाइट करना चाहते हैं, वो है मार्केट में अदम इस्तेहकाम। वो अदम इस्तेहकाम कीमतों तो एक तरफ है, दूसरी तरफ यह है कि जो लेन देन का तरीकाकार होता है, उस लेन देन के तरीकाकार में यकीनी तौर पे कारोबार में क्रेडिट पे ज्यादा चलता है, जिसमें कि एक मखसूस मुद्दत होती है। उसमें पार्टीज जो है वो चेक जो है वो इशूज करती हैं, मुख्तलिफ अमाउंट के चेक होते हैं, उसमें बहुत छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। लेकिन यहां सबसे ज्यादा जो बदकिस्मती और अफसोस का मकाम यह है कि हमें अक्सर ताजिर ये कहते हैं कि मुआशी बदहाली की वजह से चेक बाउंस हो रहे हैं, और जिन्होंने रकम देनी है वो रुपोश हो जाते हैं, या फिर वो अपनी कबल जमानत गिरफ्तारी करा लेते हैं ताकि वो पुलिस से महफूज रह सकें। आज इसी चीज को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और हम ये देखेंगे कि हुकूमत की माशी पॉलिसी की वजह से जो ताजिर आवाम अपनी जगह जो भी पिस रहे हैं, या मैं बहुत ही नर्म अल्फाज इस्तेमाल करूं कि वो जिस तरह भी अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं वो हम सब जानते हैं। लेकिन जो ताजिर, छोटा ताजिर हो, दरमियाना हो, बड़ा हो, ये मुल्क के लिए मईशत की रीढ़ की हड्डी होता है, और जब ये परेशान होगा तो यकीनी तौर पे हमारी अपनी मईशत जो है वो हुकूमत लाख कोशिशें करती रहे, कभी भी जो है वो ऊपर की जानिब नहीं जाएंगी। तो लिहाजा आज हम इस प्रोग्राम दर हकीकत में देखेंगे कि पस मंजर क्या है और पस पुश्त क्या चीज है जिसकी वजह से ये तमाम की तमाम लोग जो कि एक इज्जतदार लोग हैं और वो बैंकक्रप्सी की तरफ जा रहे हैं, चेक बाउंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ताजिर परेशान है। सबसे पहले मैं आज इस प्रोग्राम की जो मेहमानों ने रौनक बख्शा है उनकी जानिब मैं आपके सबसे पहले जो है वो तारुफ करवाता चलूं, उसके बाद हम प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब हम्माद पूनावाला, ये है सदर ऑल कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब नासिर रिजवान साहब, एडवोकेट हैं ये इन्हें माहिर कानून भी हम कह सकते हैं कि ये हमें इस हवाले से जो भी कानूनी नुकात हैं उस हवाले से हमें वजाहत से बताएंगे। मेरे तीसरे मेहमान है अरशद अहमद साहब, ये है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन। सही नाम लिया मैंने सर? ठीक है जी। ये तीनों हजरात मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और हम इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद दोबारा वापस आते हैं। हुकूमत की जानिब से मुल्क की मईशत को तरक्की देने के लिए मुसलसल मुआशी टीमें कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुल्क की मईशत है कि रूठी हुई है। लाख मनाने की कोशिशें हो रही हैं, मान कर नहीं दे रही है। पाकिस्तान शुमारियती अदारे की जानिब से हर हफ्ते मुल्क की इन्फ्लेशन रेट्स की तफसीलात जारी की जाती हैं। मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते ग़िज़ाई इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है, जो कि तकरीबन 12% के करीब है, जिसमें मुस्तकबिल में मजीद इजाफे की तवक्को है। दरहकीकत अवाम की चीखें निकल रही हैं, लेकिन हुकूमत सब्र की तलकीन कर रही है और कह रही है कि उम्मीद की सुबह का सूरज जल्द तुलू होने वाला है। लेकिन अवाम इस उम्मीद की आस में खुदकशियां कर रहे हैं। मार्केट की सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि ताजरों की एक बड़ी तादाद बैंकक्रप्ट हो रही है, या फिर जानबूझकर अपने जिम्मे वाजिबुल अदा रकम अदा नहीं करना चाहते, लेकिन कानून अपनी फालियत दिखाने में नाकाम है। पुलिस में कंप्लेंट कराने के बावजूद ताजरसी के लिए साइल दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ताजरों का कहना है कि सूरत हाल का आदी फ्रॉड करने वाले ज्यादा सरगर्म है, जिसकी वजह से ताजरों के माशी हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो रही है। हैरान को अमर यह है कि बड़ी बड़ी रकम हजम करने वालों को किसी किस्म का भी खौफ नहीं है। बड़ी आसानी के साथ जमानत कब्ल अज गिरफ्तार
गिरफ्तारी करवा लेते हैं। सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि छोटे और बड़े ताजिर रकम की अदम दस्तयाबी की वजह से दुकानें और कारखाने बंद करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी की शरह में इजाफा हो रहा है। जबकि मुआशी माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हुकूमत के क़याम से अब तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अफराद अपनी नौकरियों से हाथ धो चुके हैं। बल्कि मुआशी माहिरान यहाँ तक कह रहे हैं कि मौजूदा बरस मुआशी बहरान शदीद से शदीद तर होने की तवक्को है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं और इस प्रोग्राम पे रिपोर्ट देखने से कबल जो हमने बात की थी कि ताजिरों की जो मसाइल हैं उन मसाइलों में टैक्स की मसले, शनाख्ती कार्ड का मसला या सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन, टैक्स टर्नओवर का मसला, इन सब के बावजूद भी जो मसाइल हैं वो मसाइल हैं लेन देन का। और इस लेन देन में जितनी भी कमजोरियां हो रही हैं या भी जो भी वायलेशन हो रहे हैं, चाहे वो या मजबूरी के तहत हो या चाहे वो जानबूझ के की जा रही हो, उसके हवाले से हम सदर जो ऑल कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद है हमाद पूनावाला साहब, इनसे बात कर लेते हैं। मसाइल मशाइल तो आप बहुत ज़्यादा पहले ही प्रोग्राम में भी बता चुके हैं कि FBR के टैक्सेस के मसला क्या था, दूसरे तमाम मसाइल क्या थे। नेचुरली क्या मसला क्या है कि ये जो छोटे और दरमियानी ताजिर, जिसे हम SMEs कहते हैं, ये SMEs में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है और बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ये आप अपने आप को बैंकक्रप्सी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। कि वजूहत क्या है? देखिए, ये जो सबसे बड़ा इशू है जो आपने भी हाईलाइट किया, ये डिफ़ॉल्ट केसेस का और फिर जो इकोनॉमिकल इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है वो ऐसे एक्यूज जो लोग होते हैं, डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, उसको सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करता है। जब हम FIR कटवाने जाते हैं, हमारे लोग FIR कटवाने जाते हैं, नहीं, एक चीज़ आप कह दीजिए, आप उधार माल देते क्यों? देखिए, सिस्टम उधार माल का नहीं है। सिस्टम थोड़ा ऐसा है कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनका जो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो पोस्ट डेटेड चेक्स के ऊपर काम करते हैं और उधार भी देते हैं। जाहिर सी बात है, उधार के बगैर कारोबार नहीं होता। एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में उधार दिया जाता है, सिस्टम होता है। अब वो जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके पास सिर्फ एक चेक होता है, उसके अलावा चीज़ें नहीं होती। अब वो चेक के ऊपर कारोबार करते हैं, अगर उनका उसके ऊपर भी ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो वो कैसे कारोबार करेंगे। लेकिन जो एक्यूज होता है, हमारा सिस्टम उसको बड़ा सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली। वो ऐसे सपोर्ट करता है कि जब हम FIR कटवाने जाते हैं, हमारा कोई मेंबर या हमारे लोग, ताजिर बरादरी के लोग जब FIR कटवाने जाते हैं तो उसको एक सिस्टम से होके जाना पड़ता है। जब वो सिस्टम को फॉलो करते हुए पहुंचते हैं तो जो एक्यूज होता है वो जो है या तो फरार हो जाता है या वो बेल लेके बैठ जाता है। तो ये बड़ा अजीब और गरीब किस्म का सिस्टम है कि FIR काटने के लिए आपको SHO के पास जाना है, SHO के बाद जो उसने SSP से अप्रूवल लेना है, उसके अप्रूवल के बाद आपकी FIR कटती है और काफी ज्यादा प्रोसेस के बाद जब 10-15 दिन इसमें पुलिस का एक लीगल डिपार्टमेंट भी होता है। लीगल डिपार्टमेंट भी जब तक वो मशवरा ना दे, तो SSP के अप्रूवल पे होता है और वो इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है कि आप जो है आपका केस पुराना हो जाता है और अगला बंदा अपनी पूरी तैयारी करके बैठा होता है। जब आपकी बारी आती है तो वो आपके हाथ से केस निकल चुका होता है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस आए कि जब FIR मैच्योर हुई, जब FIR कटी तो लोग जो है वो या तो बेल करा के निकल गए या फिर फरार हो गए। बहुत सारे केसेस ऐसे। तो इसमें ताजिर जो है वो फिर क्या करता है? मतलब ये कि अगर वो एक आपने माल दिया, माल देने के बाद उसने पैसे देने से मतलब माजूरी जाहिर कर दी, या तो क्या आप उसको फौरी तौर पर चेक को कैश कराने जाते हो या फिर कोई अपनी बरादरी सिस्टम में एक होता है ना कि वो तमाम एसोसिएशन के अपने ममरान होते हैं, पहले वो कोशिश करते हैं या उसके बाद फिर आप जाते हैं? तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि FIR जो आप कटवाते हैं, तो FIR क्यों कटवाते हैं? आप अपने एक मखसूस अमाउंट की बात करता है, ये तो हम वकील साहब से पूछेंगे कि अमाउंट क्या होती है, कितने अमाउंट पे FIR कट सकती है, ये कितने % है? मतलब ये तिजारत में आज तो नहीं हो रहा है, एक तो माजी में भी होता रहा। देखिए, FIR जो है ना बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है। जब एसोसिएशन की बस में नहीं होता और टेबल टॉक पे मसला हल नहीं होता तो उसके बाद FIR पे जाते हैं। और FIR तो एक ऐसा नहीं कि डू और डाई की पोजीशन आती है। आपको कोर्टों को फेस करना पड़ता है, थानों को फेस करना पड़ता है और कोई भी शरीफ आदमी जो है वो FIR की तरफ नहीं जाता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो FIR पे नहीं जाते। जब एसोसिएशन के थ्रू जो मसला हल नहीं होता या डायरेक्टली टेबल टॉक पे नहीं होता तो लास्ट स्टेप होता है FIR कटवाना, जिस पर जाके लोग जो है फिर ये उम्मीद रखते हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें 50% लोग जो उनको इंसाफ मिलता है, वो 50% लोग जो है वो कोर्ट कचहरी से ही थक कर जो है वो केसेस को वापस ले लेते हैं। ठीक है, मैं वकील साहब आपसे मशवरा लूंगा, मैं पहले इनसे बात कर लूं ताकि इनके दोनों के सवालों के जवाब आप इकट्ठे दे दीजिएगा। अच्छा साहब, आप तो ज्वेलर्स का कारोबार करते हैं, सोने का कारोबार करने वाला तो बड़ा आदमी होता है, तो आप लोगों के कारोबार में क्या क्रेडिट चलता है? हमारे देखिए एक्चुअली अब गोल्ड रेट आपके इलम में है कि कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल 90,000 रुपए तोला हो गया। अंदर फैमिलीज भी आती हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी आते हैं परचेजिंग करने के लिए। वो इतना अमाउंट लेके साथ चल नहीं सकते। बिल्कुल आज मार्केट में कंडीशन ये है कि बेएतमादी की फिजा इतनी मतलब उरूज पा गई है कि अच्छी फैमिली जो हम 20 साल से हमारे पास कस्टमर है वो, आज हम जब तक उसका चेक अकाउंट में कैश नहीं आता हम उसको डिलीवरी देते, चाहे उसमें 3 दिन लगे या 4 दिन लगे। अच्छा। इतनी बेएतमादी हो गई है, हालांकि वो फैमिली हमारी 20 साल से आ रही है
और पहले भी उन्होंने चेक दिए, क्रेडिट भी किया, सब कुछ हुआ, लेकिन आज नहीं। आज हम जो है रिस्क नहीं ले सकते, ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं, ट्रस्ट खत्म क्यों हुआ? ट्रस्ट खत्म हुआ ना कि देखें, आप कह रहे हैं 20 साल से एक फैमिली आ रही है, वो चेक भी देती है, वो कैश हो जाता है, उधार देते हैं, वो पैसे मिल जाते हैं, तो फिर अब क्या साहब आज अमाउंट बढ़ गया। पहले जो था अमाउंट 50,000 लाख रुपए क्रेडिट था, आज वो 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए अच्छा। पहुंच गया है। तो यूं वो कैरी नहीं करता, बड़ा अमाउंट जो है वो चेक बाउंस हो जाता है, कैश नहीं होता, उनको कॉल्स करते हैं, नहीं आते, फिर लादी बात है, पर एसोसिएशन से रुजू करते हैं कि भाई इसका क्या करना है, वहां बुलाते हैं, वहां भी मामला हल नहीं हो पाते, तो फिर लादी बात है FIR की तरफ जाते हैं। अच्छा, FIR का प्रोसेस में बताऊं आपको, भी रिसेंटली एक चेक बाउंस कराने के लिए हम मुताल्लिका थाने में गए, तो बड़ी मुश्किल से तो SHO साहब तक रसाई हुई जी। तो हैरत की बात है वैसे आप लोगों के लिए, ठीक है, वो रसाई हो गए, उन्होंने खैर वो ताल्लुकात समझ लें या रिस्पेक्ट समझ लें, उन्होंने स्टैंप कर दिया उसको। 3 दिन बाद हमने फोन किया, कहने की जो SIO साहब ने जो है मना कर दिया। भाई क्यों मना कर दिया? कह रहे हैं जी इसमें कुछ झोल है, आप बंदे को लेकर आए, हम बयान लेंगे। फिर उनसे जाके कहा सर ये उस चेक पे FIR हो रही है जो चेक बंदे ने जो है कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने दिए हैं, ये सेटलमेंट हुआ है अदालत के अंदर, पहले उससे पहले उसका चेक बाउंस हुआ, उसमें 8 से 10 माह लगे, जिसके बाद हमने सेटलमेंट किया जज साहब के सामने, वहां हमें चेक मिले, ये फिर चेक कैश नहीं हो पा रहे हैं, उसकी FIR के लिए आए। नहीं, उसमें FIR वो तो हम पूछेंगे, लेकिन ये तो आपको कोर्ट से रुजू करना चाहिए था ना, उनके रजिस्ट्रार से या उनके जो भी मुताल्लिका है कि जो सेटलमेंट हुआ था कोर्ट के सामने, ये चेक कैश नहीं हुआ, तो जो भी होते हैं वो केस खत्म हो गया ना, सेटलमेंट हो गया। लेकिन ये तो तौहीन अदालत हुई ना। हाँ, सेटलमेंट हो गया, उसने चेक दे दिए, अब लादी बात है फिर वही प्रोसेस में आ गए, फिर FIR, फिर दोबारा वो नए सिरे से। उसके बाद जी वो SIO साहब से रिक्वेस्ट की, सर इसको कर दें आप, ये मामला, उन्होंने कर दिया। अब जाना है हमने DSP के पास, DSP से SP साहब, मतलब इस प्रोसेस को आसान करने की जरूरत है, क्योंकि देखें, अच्छा इसमें एक चीज और मैं बताऊं आपको, इसके अंदर बैंक वेरिफिकेशन भी मांग रहे हैं। भाई जब एक चेक है वो सनद है ना, उस बैंक से ही बाउंस हुआ ना, उस बैंक ने बाउंस स्लिप दी है, फिर किस चीज की वेरिफिकेशन? मतलब इसको इतना उलझा दिया गया है कि अगर 50 चेक जो है बाउंस होंगे ना, बमुश्किल 5 लोग FIR की तरफ जाएंगे, बहुत मुश्किल होगी जी, इतना मुश्किल कर। चले, आप दोनों दुखी हजरात थे, उनकी दुख की कहानी तो सुन ली वकील साहब, नासिर जावेद साहब हमारे साथ हैं, माशाल्लाह आप हाई कोर्ट में मतलब कि वकालत करते हैं, कि कानून के माहिर भी, क्या कहेंगे ये जो बातें कर रहे हैं, इतना मुश्किल क्यों है? जबकि हमने ये पढ़ा था आज से तकरीबन मेरे ख्याल पे जो कि इस पे तो ये होता है कि FIR आराम से कट जाना चाहिए, या इसके जो प्रोसेस होते हैं, तो वो जरा तफसीलन हमें बताइएगा क्या सूरत हाल है। लेकिन किसी भी FIR का, सिर्फ ये इस FIR का नहीं, कोई भी FIR हो, किसी भी ऑफेंस के अंदर अगर कॉग्निजेंस बाय द पुलिस है, काबिल दस्तअंदाजी पुलिस ऑफेंस बनता है, तो कानून में ये है कि आप फौरी तौर पे FIR जो है उसकी रजिस्टर करेंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ टेक्निकलिटीज आती हैं, टेक्निकलिटीज जो आती हैं कि जो शख्स FIR कटाने जाता है, 489F की जो आप बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है जी, इसके अंदर वो कुछ चीजें और उसके अंदर बढ़ा देता है। वो कहता है कि जी इसने मेरे साथ जो है वो 420 की है की। अच्छा। तो 420 की जब PPC पाकिस्तान पेनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान लगती है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप SP की अप्रूवल लेंगे, तो वो मुश्किल उसने खुद अपने लिए पैदा की है। फिर इसके साथ वो कहता है कि जी जब उसने मुझे कुछ अरसे तक कहता रहा कि मैं आपके पैसे दे रहा हूँ, और अब जो है उसने मुझे कत्ल की धमकियां देना शुरू कर दी। अब 302 भी लग गया, 506 भी होती है, ठीक है ना जी, तो थ्रेट फॉर मर्डर, अच्छा, कि मैंने आपको कत्ल की धमकी दी है, तो 506 भी लग गई है, एक और वो एक और उसके अंदर हो गई। अब जाहिर बात है फिर जो पुलिस होती है वो फिर अपना लीगल ओपिनियन लेती है, जो उनका डिपार्टमेंट है वहां से डायरेक्ट उसको करती नहीं है। 420 लगी होती है, लाजमी SP साहब से अप्रूवल लेना जरूरी, एक लीगल टीम होती है उनकी लीगल से, तो वो एक प्रोसेस है, वो जाना है आपको, मुझे वो सही है गलत है जो भी है उसको फॉलो करना जरूरी है, इस वजह से मुश्किल होती है। सेकेंडली जो है इसके अंदर मेन चीज जो है वो ये है कि जो हम चेक देते हैं आमतौर पर, वो हमारे दोनों भाई बैठे हुए हैं कि इनकी समझने एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए ये कि आप बताएं कि जी जिस बंदे से आप चेक लें, वो ये मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि जो मार्केट में चेक जाता है, ओपन चेक जाता है, उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता कि किसने किसको दे रहा है। अच्छा, पेज में नाम ही नहीं होता, पेज में नाम नहीं होता, ओपन चेक होता है, ये तस्दीक करेंगे, ठीक है ना जी। तो वो अब मैंने आपको दिया, आपने आगे दिया, उसने दिया, मैंने कहा कि मैंने तो इनको दिया ही नहीं था,
हाँ, मेरा इनसे कोई लेना देना ही वो नहीं। एक तरीके से टोपी घुमाना कहते हैं उसको कि जो भी है, हाँ। अब देखे ना, वो तो उसको बड़ी अच्छी तरीके से कानूनी तौर अच्छा, पर वो ओपन चेक होता है, वो ओपन चेक वो होता है। एक अलग मसला है। वो एक अलग मसला है कि मैं आपसे कह रहा हूं मेरा आपसे कोई लेन देन ही नहीं है। तो वहां पर ये होता है कि बेहतर ये होता है कि आप जो अपना चेक है उसको क्रॉस चेक दें, उसके नाम से लें कि जी आप मेरे नाम से मुझे दें, और क्रॉस बेशक वो 2 दिन बाद हो। ये जो आप 2-2 4-4 महीने और फिर उसके बाद 2-2 4-4 साल के प्रोसेस में जाते हैं, तो बेहतर नहीं है कि आप 2 दिन का सब्र कर लें, उससे क्रॉस चेक लें। अगर वहां पर होगा तो कंफर्म होगा कि मैंने आपको चेक दिया था, बिल्कुल, ठीक है ना और जी? केस भी आपका मजबूत होगा। केस भी मजबूत होगा, और 489F के अंदर है भी चलिए, यही। वकील साहब, मैं यहाँ एक ब्रेक लेना है मुझे, जी। और ब्रेक लेंगे तो, लेकिन आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है, और मेरा अपना जाती राय है कि जो वकील साहब ने नुकात बताया, यकीनी तौर पे ये अक्सर जो है वो हमारे मार्केट में बहुत आम भी है, बल्कि लोग गाड़ी भी ओपन लेटर पे खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, बाद में वो कोई भी वारदात हो जाए तो फंस भी जाते हैं। लेकिन बहरहाल हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना है, हम चलते हैं वक्फे की तरफ, और फिर हम दोबारा हाजिर होंगे तो वकील साहब से तफसीली तमाम नुकात पे हम उनसे बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम द हकीकत के साथ बिलाल हसन हाजिर है, और हम इस प्रोग्राम में साथ रहने का आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी प्रोग्राम के वक्फे में जाने से कबल वकील साहब जो नासिर जावेद साहब थे, वो बहुत ही पते की बात बता रहे थे कि जो चेक हम किसी को देते हैं तो उस चेक में बाय नेम देना चाहिए, और अक्सर जो है हम चेक में पेईस की जगह पर जब हम खाली छोड़ देते हैं तो उसकी वजूहात, उसके मुज़म्मरात क्या होते हैं, उसके नुकसानात क्या होते हैं, वो वकील साहब बता रहे थे। जी नासिर साहब। जी, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि फिर जब वो आप क्लेम करते हैं तो वो कहते हैं मैंने तो इसको दिया ही नहीं, दिया ही नहीं, लेकिन वहां पर क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है कि उसका नाम लिखा हुआ होता है और वो उसके अकाउंट से ही जो है वो बाउंस होके आया हुआ होता है। तो इस वजह से जो है, एक तो ये कि अगर जब भी चेक लें तो फिर आप क्रॉस चेक की सूरत में लें और बाय नेम लें, बाई नेम लेंगे, ठीक है, ताकि वो चीज़ जो है वो आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। सेकेंडली ये कि जो हमारे आमतौर पर जो लोगों के अंदर एक आम कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जी आप FIR कटाएंगे, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो मेरे पैसे दे देगा, जबकि FIR जो है ये एक क्रिमिनल प्रोसेस है हमारा, इसके अंदर सिर्फ जजा व सजा होती है जी। इसके अंदर रिकवरी नहीं है कि आपके आंसू नहीं पूछेंगे। अगर आंसू आप पहुंचना चाहते हैं अपने, तो आपको सिविल प्रोसीजर के अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। वो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर बकायदा, लेकिन सिविल प्रोसीजर जाने के लिए FIR तो मस्ट है ना? नहीं, जरूरी नहीं है? नहीं अच्छा जी, वो आपकी ऑप्शन है कि आप चाहें तो क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जाके FIR कटाएं, उस प्रोसेस को भी करें, सिविल को भी करें, दोनों साइमल्टेनियसली आप कर सकते हैं। ठीक है, कानून में आपको हक हासिल ओके। है। ये भी ऑप्शन है कि आप चाहें तो कोई सा एक प्रोसेस जो है उसके अंदर जो है वो आप कर सकते हैं। जी जी। लेकिन ये होता है कि बैंक की जो आपके पास रिपोर्ट है कि वो बैंक जो रिटर्न हुआ है आपका चेक, ठीक है ना जी, वो आपने देना जरूरी है। अच्छा, उसके अंदर जो है वो ये होता अच्छा, है, एक चीज मैं यहाँ आपका इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी। एक चेक आपने सबमिट किया बैंक के अंदर, हाँ, जी। तो वो क्या 3 दफा उसको बाउंस कराने की जरूरत होती है, या एक दफा की एक बाउंस दफा हो जाए उसको sufficient है, काफी? जो डेट आपने दी है, अक्सर मैंने सुना है कि 3 दफा बाउंस नहीं, कराओ। नहीं, 3 वगैरह तो आम लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि उसको 3 दफा कराएं। वो जो डेट आपको दी है, जैसे मिसाल के तौर पर आज 3 तारीख है, जी। तो आज अगर वो मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ और आज वो आता है, जैसे आप हम जनरल कहते हैं कि जी चेक बाउंस हो गया। अच्छा, पे ऑर्डर भी होता है बाउंस? जी, पे ऑर्डर, पे ऑर्डर जो होता है वो बहुत कम चांस होता है कि वो हो, क्योंकि होता है। ऑलरेडी वो पैसे जा चुके होते होते हैं, लेकिन अक्सर मैंने हैं। देखा अगर जाली बना हुआ हो। जाली बना हुआ तो बाउंस होगा। जी हाँ। चल, इमरान साहब मेरे लाइन में है, पहले उनसे बात कर लें ताकि फिर उसके बाद हम करते हैं ना। मेरे साथ एक ताजिर हैं मोहम्मद इमरान साहब, वो भी जो है इससे बहुत ही मुतासर हैं, इसी चेक के बाउंस वगैरह से, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, बिलाल हसन बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम द हकीकत से, बेटर TV चैनल से। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। क्या हुआ मसला, क्या हुआ आपके साथ हादसा? सर मेरे साथ तो पहले शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात कर सकूं। जी जी। मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है, इस वजह से आपके वकील साहब कह रहे थे कि चेक हमेशा ओपन नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर अकाउंट होल्ड में लेना चाहिए, नाम जी, पे जी। लेना चाहिए। मैंने तकरीबन जो है 15 चेक मेरे पास थे हमारे क्लाइंट के, तो हमारे कस्टमर के, जिसके साथ आपका कारोबार क्या है? थे। तो मेरा मुख्तलिफ काम है, मैं एजुकेशन की फील्ड से भी ताल्लुक रखता हूँ और मैं कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करता हूँ कामों में। अच्छा। तो मेरे पास कुछ चेक्स थे जिसके ऊपर मतलब पोस्ट डेटेड चेक थे मेरे पास, विथ नेम थे?
विथ नेम थे और अलॉन्ग विथ ड्यूली साइंड एग्रीमेंट भी था, जिसमें चेक किए थे उसने एग्रीमेंट भी साइन किए थे, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंटों के चेक होते हैं तो उसकी एविडेंस भी चाहिए होता है कि आपने किसी से क्यों लिए। और जब चेक मेरे ड्यू होने शुरू हुए तो 2 चेक मैंने जब उसको प्रेजेंट किए तो बाउंस हो गए। ठीक है। और मैं बड़ा अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि जिसने चेक इशू किए थे वो सडनली गायब हो गया और इसके बाद एक कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर लेके आ गया, हाई कोर्ट से जमानत लेके आ गया चेक। जी, मुझसे चेक जबरदस्ती लिए गए। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि सिविल कोर्ट जो है वो क्रिमिनल एप्लीकेशन की जो है उसने स्टे ऑर्डर कर दिया विदाउट नोटिस। अच्छा। अब अक्टूबर से मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं 3 बार हाई कोर्ट में अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन लगा चुका हूँ। चीफ जस्टिस साहब को भी लेटर लिखा है कि भाई मेरा मैटर बहुत प्रायोरिटी वाला है, मेरा केस का नंबर ही नहीं आता, वो डिस्चार्ज हो जाता बगैर हेयरिंग के। जिसमें मैंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट की है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी लेटर। कितना अर्सा हो गया इस वाकये को? कितना अर्सा हो गया? सर ये मैं अक्टूबर से परेशान हूँ। आज जनवरी, अक्टूबर 2019 से। जी 2019 से। ठीक है। अब मसला ये होता है कि चेक की एक डेट होती है एक्सपायरी की। जी 3 महीना होती है। 6 महीने बाद 6 महीना होती है। 6 महीना। जी जी। अब मैं मुसलसल कोर्ट से प्रोसीडिंग्स कर रहा हूँ। मैंने एनजीओ के प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल फाउंडेशन से रिक्वेस्ट की, क्योंकि जिस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया था ग्लोबल फाउंडेशन ने भी एक बड़ी स्कीम पूरी मुहिम चलाई ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, इन लोगों से बचे। इसके बावजूद अब मैं कोर्ट में आज की डेट में भी मेरी हेयरिंग नहीं लगी। कोर्ट ना मेरा कोई कोर्ट सुनने को तैयार है। अब मैं कोर्ट के ऊपर भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि मामला कोर्ट में है। नहीं मतलब ये आपकी समाज जो है वो मुकर्रर हो गई, डेट मिल गया, कोई हेयरिंग हुई है, उस दिन नंबर आता है, नंबर ही नहीं आता, वो डिस्चार्ज। कॉजलेस बड़ी होती है। जब हम अर्जेंट एप्लीकेशन लगाते हैं 151 की, आपके सामने वकील साहब बैठे वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। जी जी बिल्कुल। और अर्जेंट हेयरिंग ऑफ एप्लीकेशन। जी जी आप लाइन पे रहें, आप लाइन पे रहें, आप लाइन पे रहें। चेक बाउंस करवाए नहीं? हाँ आप पूछे क्या बोलना रहे हैं? इमरान साहब आपने चेक बाउंस करवाए नहीं करवाए? सर मैं 2 चेक बाउंस करा चुका हूँ। तीसरा चेक बाउंस करवाने गया तो जो है मेरे ऊपर जो है वो स्टे ऑर्डर का कोर्ट से नोटिस आ गया। क्या तो डेट मैटर करती है। आप कुछ बोल रहे थे अर्शद साहब? जी सॉरी, एक मिनट आप लाइन पे रहिएगा। ये कह रहा था इमरान साहब ने जो चेक लिए हैं वो इन्वेस्टर की मद में गए हुए थे या कारोबारी इनके लेन देन थे? जी सर मेरे पास कुछ गाड़ियों का काम था, मैंने गाड़ियां अपनी बेची थी, इन्वेस्टमेंट हो गई ना। मेरे पास चेक थे और बाकायदा कारोबारी लगता है कि हमने इन्वेस्ट कहीं किया। नहीं ये कारोबारी हुआ ना, कारोबारी गाड़ी बेच रहा है। अच्छा ठीक है आप लाइन पे रहेगा, मैं जरा वकील साहब से पूछ लेता हूँ जो बात बताई उन्होंने इमरान साहब ने, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसके अंदर बहुत कम चांस होता है, बहुत रेयर केसेस के अंदर कोर्ट जो है स्टे देती है, और अगर देती हैं तो जितने अमाउंट के चेक जिसके ऊपर वो कह रहे होते हैं कि साहब ये मेरे साथ ज्यादती की है, कोर्ट में जमा करवाते हैं, सिक्योरिटी लेती है कोर्ट उसकी। ठीक है, उतनी अमाउंट की लेती है, उतने ही अमाउंट की। ठीक है, तो आपकी तो वो सारी रकम सेव हो गई, आपको तो फायदा हो गया। अगर स्टे दिया तो कम से कम वहां पर आपके पास सिक्योरिटी जमा हो गई। आपने इमरान साहब ये मालूम किया कि उन्होंने जो जमानत ली है, जो स्टे लिया है, उसमें उन्होंने वहां रकम कितनी जमा कराई है, ये आपने मालूम किया? इन्होंने कोई रकम नहीं जमा करवाई। इन्होंने कोर्ट में जाके प्रेजेंट कर दिया कि भाई मेरे से जबरदस्ती चेक ले लिए गए हैं, मेरा काम से ताल्लुक नहीं, काम मेरे भाई का। तो गाड़ी तो उन्होंने ली ना? जी वो तो अच्छा। और दूसरा है कि चेक तो देखें किसी सूरत भी 489 के ऊपर स्टे तो लग ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि बंदा खुद नहीं कह रहा कि मेरे चेक चोरी हो गया, मेरा सिग्नेचर डिफर है। वो कहता है मुझसे जबरदस्ती लिए गए। 1 महीने पहले से ये ट्रांजेक्शन हुई है, 2 चेक बाउंस हुए। और मैं सरप्राइज इसी बात पे हूँ कि एक सिविल कोर्ट जो है वो क्रिमिनल एप्लीकेशन की बेल कैसे दे सकता है? चले आप एक मिनट समझ लीजिएगा। मैं वकील साहब की जानिब जो है आपका सवाल जो है वो दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जनाब के उसकी स्टे हो नहीं सकती। जी तो कैसे हो गई? नहीं स्टे बिल्कुल हो सकता है। नहीं वो कह रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि कंडीशनली होगा। वो ये कह रहे हैं कि 489 एफ की तरह स्टे हो सकती है। मे बी पॉसिबल जैसा वो कह रहे हैं ऐसे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कोर्ट कभी भी नहीं करती, खासतौर पर जहां पर फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। जी जी। उसके ऊपर लाजमी वो सिक्योरिटी लेती है। वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी भी नहीं दी उन्होंने। अब ये कंफर्म कर रहे हैं, उस ऑर्डर को चेक कर रहे हैं कि वो कंडीशनल ऑर्डर होगा, लाजमी कंडीशनल ऑर्डर होगा। अगर उतना ही अमाउंट जितना अमाउंट डिफॉल्ट होता है उतनी सिक्योरिटी। ये इमरान साहब, ये जो वकील साहब हैं नासिर जावेद साहब, ये भी सिंध हाई कोर्ट के भी हैं, तो इनका कहना ये जो बात कर रहे हैं वो यकीनी तौर पे
कानूनी निकात के तहत कह रहे हैं कि आप मालूम तो करें ना कि कंडीशनल होगा ना, उसके अंदर कोर्ट ने जमा कराया होगा। मैं भी लीगली सारी काफी चीजें समझता हूँ, मतलब मैं भी एक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जी पढ़े हूँ। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब कोर्ट नोटिस दिए बगैर और कोर्ट मुझे सुने बगैर स्टे अगर दे भी देता है तो मुझे कम से कम अपॉर्चुनिटी दे के मैं जाके सामने प्रेजेंट करूँ अपनी चीज। मैं तो हेयरिंग की लाइन में लगा हुआ हूँ ना मुझे किसी प्लेटफॉर्म से रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने MIT में भी रिक्वेस्ट की हुई है और मेरे पास रिटर्न एविडेंस है, मैं कोई फेक या बात। तो अभी क्या सूरत हाल है? अभी मौजूदा क्या सूरत हाल है? लास्ट वीक मेरी एक हेयरिंग लगी थी, फिर उन्होंने 2 वीक्स की बात करी, नोटिस करके 2 वीक से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये मैं खुद इस वक्त मैं इस पोजीशन पे हूँ। आपने मुझसे कहा कि 15 चेक दिए थे, इसका मतलब आपको कितने चेक बाउंस करा चुका हूँ, क्योंकि उस वक्त तक स्टे नहीं लगा था। कितने का चेक करवा चुके? 2 चेक बाउंस करवा चुका था, 15-10 दिनों। मतलब पैसे नहीं मिले, लेकिन उसमें चेक बाउंस हुए, नॉर्मल अकाउंट जो है वो चेक उसमें इनसफिशिएंट फंड के तहत चेक बाउंस हो गए। ठीक है जी, थैंक यू इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। इमरान भाई बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। हम हमदर्दी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बात वही है कि वकील साहब के बिना सुने हुए स्टे ऑर्डर कैसे हो सकता है? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई इतना प्राइमा फेशाई केस हो, प्राइमा फेशाई केस में बादियो नजर में इतना वाजे केस था कि उसके लिए स्टे लाजमी था कि जी एक आदमी के साथ ज्यादती हो रही है, कोर्ट ने अगर ये महसूस किया। लेकिन वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि लाजमी वो कंडीशनल होगा कि भाई ठीक है, ये आपके जो जितने भी चेक्स हैं इनको जिसको हम स्टे दे रहे हैं उनकी मालियत का आप जो है सिक्योरिटी जो है वो वहाँ नाजिर के पास जमा कराएं। उसके बगैर कोर्ट देती ही नहीं है। मतलब इनको मालूम नहीं है, इनकी नॉलेज में हो सकता है नहीं हो, हाँ हो सकता है इनकी नॉलेज में नहीं हो, या फिर ठीक है ना। एक चीज और हो सकता है रिकवरी सूट दाखिल नहीं किया हो। नहीं, रिकवरी एक अलग चीज है, वो मैंने आपको बताया कि आपको अपना है, ठीक है ना जी। या जिस तरीके से इन्होंने एग्रीमेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं, कोर्ट महसूस कर रही होगी कि जी ये एक सिविल नेचर मैटर है, इनका मसला क्रिमिनल नहीं है। जबकि मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि लोग जो हैं इसको क्रिमिनल की तरफ लेके जाते हैं, क्रिमिनल में उसके आंसू नहीं पहुंचते। अगर वो सिविल की तरफ जाएं तो सिविल का प्रोसेस ये है, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ये बड़ा अच्छा तरीका का है कि ये सभी ट्रायल केस है। जैसे ये कह रहे हैं मेरी सुनवाई नहीं हो रही, वहां बहुत जल्दी केस डिसाइड होता है। इन्होंने क्रिमिनल पर डाला होगा मेरे ख्याल पे। वो समरी ट्रायल केस होता है, उसमें अगर आप मेरे पर एक केस करते हैं, सिविल केस करते हैं, तो जिस दिन मुझे कोर्ट का नोटिस मिलता है, जिस दिन कोर्ट का नोटिस मिले और उसमें जो भी डेट लगी हो, मुझे 10 दिन के अंदर कोर्ट से लीव टू डिफेंड लेनी होती है। लीव मीन इजाजत कि मैं कोर्ट से इजाजत लूंगा 10 दिन के अंदर जाके, बेशक डेट कोई भी हो उसके अंदर, कि सर मुझे जो है केस लड़ने की इजाजत दी जाए। कोर्ट अमूमन जो इजाजत देती है वो कंडीशनली देती है कि ठीक है, जितने का आपका चेक बाउंस हुआ है या जितने भी 3, 4, 5, 6 जितने भी चेक उसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो उसने, अच्छा एक चीज तो आप उसकी सिक्योरिटी जमा कराएं और आप केस लड़ें। अगर वो नहीं जमा कराता या उसको लीव ग्रांट नहीं होती, डायरेक्ट केस डिग्री हो जाता है, डायरेक्ट केस डिग्री हो जाता है, एविडेंस की जरूरत ही नहीं है। अच्छा इसमें सजा कितनी होती है अगर डिग्री हो गई उसके खिलाफ? जिसने डिग्री जो है वो एक सिविल प्रोसेस है, इसमें सजा नहीं है। सजा कुछ भी नहीं, क्रिमिनल में सजा है ना, मैंने आपसे अर्ज की। नहीं तो मतलब ये है कि एक आदमी सिविल सूट करते हैं आप, एक आदमी मुजरिम साबित हो गया, देखिए मुजरिम तो वो क्रिमिनल केस में साबित होगा ना, सिविल में तो नहीं होगा। सिविल में तो उसके खिलाफ ये हो जाएगा कि हाँ जी इसने इसके पैसे देने होंगे, तो फिर आप अच्छा वो रिकवरी है, वो रिकवरी है, ठीक है ना। तो रिकवरी कैसे होगी? हाउ? रिकवरी ये है कि जब आपको डिग्री मिल गई, ठीक है जी, तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट कराएंगे अपनी डिग्री को। वो एग्जीक्यूशन ये होगी यानी कि उसकी जो तकमील है, ठीक है ना, जिसको इजरा कहते हैं, वो ये है कि मैं आपके खिलाफ मुझे डिग्री मिल गई 5 लाख रुपए की, तो वो मुझसे कोर्ट पूछेगी कि ये आपके 5 लाख रुपए हम किस तरह रिकवर करा के दें। मैं कोर्ट को कहूंगा कि जी इनका एक फ्लैट है, ठीक है, वो उसको जो है वो बेच दिया जाए, ठीक है, ये फला जगह सर्विस करते हैं। अच्छा एक चीज इसी के साथ साथ पैसा ही ना हो तो किसी और के नाम पे किया हो तो वो सेविंग्स के नाम पे जो कर फिर देते वो हैं। अगर उसकी बीवी के नाम पे, बच्चों नहीं, बीवी के नाम पे, बच्चों के नाम पे नहीं, वो तो उसके नाम पे, जो उसके नाम पे होगा उसके नाम होगा, ठीक है। जो वो मैंने आपसे बताया कि उसको फिर जो है सिविल अच्छा प्रिजन। जैसे कि अरशद साहब ने एक बात की, अरशद साहब ने एक बात की कि कोर्ट के सामने जी एक चीज डिसाइड हुई जी कि आप इनको इतनी रकम देंगे, जी, केस डिसमिस हो गया जी, उसके बाद वो मुकर गया जी, इसका क्या होगी सजा? ये तौहीन अदालत होती है। देखें उसमें आप जो अभी कह रहे थे तो आपने एक बड़ा अहम नुक्ता किया था, वो बहुत सारे हमारे जो वकील साथी होते हैं वो भी मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन आपने वो बड़ी अच्छी बात इनको जो बताई थी, असल बात वही है। तो आपने कहा कि उसके ऊपर तौहीन अदालत बनती है, वही बजाय आपके दोबारा आप पुलिस स्टेशन गए, वो तो तौहीन अदालत है, कोर्ट का एक ऑर्डर है
आप उसको कंप्लायंस मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि जब अदालत खुद फैसला कर रही है और अब अदालत के फैसले को नहीं मान रहे नहीं तो कंडेम्ड कोर्ट हो गया ना। मान कैसे नहीं, आपकी म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है, उसकी तो अपील भी नहीं है। 100% उसकी तो अपील भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो यही हुआ। जी, जी। इस तरह के देखिए हम होते आप हैं, कोर्ट में साफी गए। होते हैं, ताजिर होते हैं, सियासतदान होते हैं, अगर कोई हुक्म नहीं मानते तो तौहीद अदालत का केस होता जी। है। आई थिंक सो कि आपको तो अदालत की तरफ दोबारा जाना चाहिए। वो आपने जो अपना पुलिस की तरफ तरीकाकार है गया, वो गलत कर वो लिया, गलत फिर कर आप लिया। दोबारा पुलिस की जी, तरफ चले गए। ये है रिकवरी। और हकीकत में बताओ कि मेरे में भी यही बात आ रही थी, इसका मतलब कि मैं एलएलबी हो गया हूं आधा। वही मैंने आपको कहा कि आपने बड़ी अहम बात अच्छा, उसकी की। जब बताइए हालात क्यों हुए ऐसे, कारोबार की वजह क्या है? देखिए अभी अरशद भाई एक बात कर रहे थे कि अमाउंट के ऊपर, ये तो एक इशू है, अमाउंट वगैरह जो है बढ़ गया है चीज़ों का। जैसे लोहा पहले जो है उसके अब प्राइजेस में फ़र्क आ गया, गोल्ड की प्राइजेस में फ़र्क आ गया, चीज़ों का फ़र्क आ गया है। लेकिन अब इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है कुछ सालों में। अब वो इसलिए ज़्यादा हो गई है कि लोगों के जो केसेस हैं और देखते हैं जो डिफॉल्टर्स हैं बासानी जो है नहीं, डिफॉल्टर क्यों हो रहे हैं लोग, मैं बता वजह क्या है? जो डिफॉल्टर्स बासानी घूमते हैं ना, तो उनको देख के दूसरा आदमी भी हिम्मत पकड़ता है कि हमें इस तरीके से करना चाहिए। उनकी हौसला अफजाई। मिसाल के तौर पर आपका स्टील का कारोबार है ना, जी, जी। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपसे आता हूं, मुझे 2 करोड़ रुपए का सामान चाहिए, आप मुझे दे देंगे? आप मुझे नहीं जानते। देखिए वो कारोबार का होता है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एक आदमी जो डिफॉल्टर होता है, एक आदि डिफॉल्टर तो हुआ तो वो तो हर जगह जाके मुंह मारेगा ना। देखिए सवाल ही पैदा होता है, आप तो जानने वालों को देंगे ना, बाजार का, आप मुझे तो नहीं देंगे अगर नहीं जानते। अगर कोई बंदा डिफॉल्ट कर जाए, ठीक है, और उसके बाद उसका कोई हासिल उसूल ना हो, जो उसको रिकवरी ना हो, ना हो, तो दूसरा बंदा देखता है कि ये तो बहुत आसान तरीके का कारोबार करने का, लोग दूसरे भी डिफॉल्ट करते हैं, तो उसको देख के और बहुत सारी चेंज जो है बाजारों में, मतलब वही करते हैं जो आपके जानने वाले होते हैं, जिनको आप जानते हैं। तो अब वो मार्केट में ये बिल्कुल ट्रेंड सेट हो गया, चेक बाउंसेस कराने को पता है कोई इसका कुछ सिस्टम बन नहीं रहा, लोगों के साथ नहीं, मुझे मैं जो पूछना चाह रहा हूं, क्या कारोबार की हुकूमत की मुआशी पॉलिसी की वजह से, या ये एक हैबिचुअल है? दे आर हैबिचुअल, आदि कहेंगे ना ऐसे हम। इकोनॉमिकल इशू अपनी जगह पर है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि लोगों को हौसला अफजाई हो रही है। ये जो मतलब ये कारोबार का तरीका है, खुला घूम रहे हैं डिफॉल्ट, ये कारोबार का एक तरीका है। कारोबार का तरीका नहीं, लोगों ने बना लिया इसको तरीके का। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने बोला कि भाई इनको पेमेंट करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने आपसे माल उठाया उनको दे दिया, या उसको बेच के मैंने दे दिया, या फ्रॉड कर सजा लिया। का अगर डर होगा लोगों में तो ये चीजें कम होगी, लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो, इस पर सजा हो, ताकि लोग डरें और ये चीजें कम हो बाजार में। अच्छा साहब, एक रीजन और है, देखिए आप अगर इन्वेस्टमेंट आपने किसी से फॉर एग्जांपल 5 मिलियन ले लिया, महीने का महीने उसको आपको प्रॉफिट देना है। आज मार्केट की कंडीशन इतनी बदहाल है कि जो प्रॉफिट 2017-18 में अपने इन्वेस्टर को दे रहा था ना, आज उसका 20% भी नहीं दे पा रहा। वो क्या कर रहा है, असल जो उसके पास 5 मिलियन इन्वेस्टमेंट है उसी में से निकाल के दे रहा है और यूं डिफॉल्ट हो रहा है वो। आज उसकी मशीनरीज महंगी हो गई, उसकी इलेक्ट्रिक महंगी हो गई, उसकी ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई। मुझे अच्छा साहब एक बताइए, क्या वो हकीकी तौर पर मजबूर है माशी पॉलिसी की वजह से कि महंगाई हो गई, माल नहीं बिक रहा है, सुनना मेरी बात, या ये कि वो एक बहुत आसान सा तरीका जो माजी में इन्वेस्टमेंट कंपनीज थी जो पैसे लेके भाग गई, ठीक है ना, या ऐसी जगह लोग भी बहुत होते हैं कि लोगों को सब्ज बाग दिखाकर वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं और उसके बाद वो खा जाते हैं पैसे। असल में तरीकेकार नहीं है, हमारे लोग बस आंख बंद करके एतमाद और ट्रस्ट करना जानते हैं, उठा के अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी किसी के भी हवाले कर देते हैं। मतलब ये कि वो धोखे मार जाते हैं, नहीं करते कोई, आप एग्रीमेंट लालच की नजर हो जाते हैं, ये नहीं देखते कि यार हम 10 लाख, वो कहते हैं ना कि बड़ा अच्छा मुहावरा है, जब तक लालची इस दुनिया में रहेंगे अकल में कभी भूखा नहीं मरेगा। 10 लाख रुपए हम इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, हम 1 लाख रुपए कमा के कहां से पर मंथ देगा? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे कि लोग सोचते नहीं है इस तरफ। आपने लिए इन्वेस्टमेंट? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो देखिए मेरी मार्केट में 365 केसेस आते हैं मेरे पास जो डिफॉल्ट होते हैं लोग। अच्छा चलिए, क्या तो उसका तरीका क्या होता है? आपकी एसोसिएशन होती है, बहुत सारे केसेस आते हैं। हमारी तो अव्वलीन कोशिश ही होती है कि अगर ये 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर हो, इसके बाद से कुछ भी मिल जाए, कुछ लोगों के आंसू पूछ जाए, अगर 15 या 10 मुतासरीन है तो उसकी प्रॉपर्टी सेल आउट करके, शॉप सेल आउट करके उनके कुछ आंसू पहुंच जाए, क्योंकि वो नुकसान में आ गया। शनाख्ती कार्ड इम्प्लीमेंट हो गया जी, क्या फर्क पड़ा इसका? मैं नहीं समझता इस पे कोई पेशरफ्त होगी, नहीं होगी, क्योंकि दोबारा अगर ये कुछ ज्यादा मामला नजर आए तो दोबारा ताजिर सड़कों पे नजर आएंगे आपको। मतलब अभी तक शनाख्ती कार्ड की 1 फरवरी से तो हो गई ना? हाँ, तो उसके बाद तो आपके सेल वेल पे फर्क पड़ा?
कारोबार नहीं है, सेल नहीं है, मार्केट्सों में सन्नाटे हैं, सन्नाटे। बिल्कुल जी। सन्नाटों का राज है। मैं सेकंड करता हूँ अर्शद की बात से, ये जो है सेकंड ये जो इन्होंने दोबारा केस चालू कर दिया एनआईसी का, मैं समझता हूँ कि एनआईसी पे इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे तो कारोबार बंद हो जाएगा, और यही हाल होगी जो चेक बाउंस कारोबार बंद होगा, ताजे रोडों पे निकल चेक बाउंस होंगे, लोग फ्रॉड करेंगे, ये चीजें होती रहेंगी। नहीं, चेक बाउंस लोग चला ही नहीं सकेंगे सिस्टम। अच्छा, पॉसिबल ही नहीं है इसको चलाना। वकील साहब क्या इसका हल क्या है? देखिए हल ये है कि जो चेक बाउंस हो रहे हैं, अब हो सकता है कि थोड़ी सी तादाद ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, लेकिन ये हमेशा से होते ये तो हुए- माजी में भी होता रहा है, ये हकीकत है। ये एक स्पेशल लॉ 489F ये 25 अक्टूबर 2002 को स्पेशली तौर पर इंसर्ट किया गया पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी 2002 में, जबकि माशाल्लाह हर लिहाज से उस वक्त हालात जो है माशी हालात पाकिस्तान के बहुत अच्छे थे, तो उस वक्त भी ये किया गया। तो इसका मतलब है उस वक्त भी चेक बहुत ज्यादा उसके बाद धंधे क्या शुरू हुए मैं आपको बता दूं, जी। छोटी सी वाक्य सुना दूं। जी। एक धंधा शुरू हुआ, जी। एक धंधा शुरू हुआ कि मेरे एक दोस्त था, उस दोस्त के तकरीबन 5 लाख रुपए फंस गया। जी। उसने जाके पुलिस स्टेशन में जाके उसने चेक की कॉपी जमा कराई जी। और सारा किया कि बाउंस हो गया, ये सारे उसके वो पुलिस वालों ने धंधे शुरू कर दिए। जी। पुलिस वालों ने धंधे ये शुरू कर दिए कि जो डिफॉल्टर था जी। उसको भी बुलवाया और उससे कहने लगा भाई इतने पैसे देते हो तो ठीक है, वरना तुम्हारे खिलाफ केस हम बना रहे हैं। जी। वो पैसे देता रहा, वो केस उसका बस नहीं दब गया। जी। तो कहने का मकसद ये कि ये एक नई कहानी शुरू हो गई पुलिस वालों के लिए। देखिए पुलिस वाले तो हर जगह अपनी कहानी बना लेते और हैं, वो इस- उनका कोई मसला नहीं है। हाँ। पुलिस का कोई मसला नहीं है, मसला आपका और मेरा है। जो आम आवाम है उनका मसला है। तो आवाम कहाँ जाएगी? पुलिस के पास ही जाएगी, कोर्ट ही जाएगी ना, जी, अदालतें जाएंगी ना। तो वही मैंने आपसे अर्ज की कि अगर वो उसको सही प्रोसेस के अंदर जाएं, एजुकेट करने की जरूरत आप एजुकेट करें ना, क्या करना चाहिए? चले कोर्ट जो आपको है- कैमरे में सब देख रहे हैं, जी। आप इन ताजरों को बताएं कि जब आप लेन देन करें जी, पोस्ट डेटेड चेक पे, जी। तो नेसेसिटी तो फिर क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी यही बता मैं दें। आपसे अर्ज कर रहा हूँ हाँ। कि देखिए जो ताजिर हैं उनके आपस में भी लड़ाई है, बहुत सारे ये बैठेंगे हाँ, ये हाँ, आपस में बताएंगे इख्तलाफात हैं, कि हकीकत है। कोर्ट जो आज है तो इसको हमने बड़ी दोनों को माइन्यूट बिठा देखती दिया है, साथ में, कोर्ट्स लेकिन बड़ी माइन्यूट हमारा देखती कोई है। इख्तलाफात नहीं, ये मैं आपसे अर्ज करूँ, नहीं आपसे मुराद ये कि इख्तलाफात ये नहीं है, लोगों के पार्टनरशिप के बेतहाशा केसेस आप जाएं कोर्ट्स में, आप तो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आप देखें कि वहां पर जो है वो पार्टनर्स के झगड़े कि जी मैंने इसको दिया था गुड जी, जी, फेथ जी, के जी, अंदर, जी, जी। ये मेरा पार्टनर है, ठीक है ना जी। और सबसे ज्यादा झगड़ा होता ही पार्टनरशिप सबसे में। ज्यादा झगड़ा पार्टनरशिप में ही तो अब होता आप उसको क्या कहेंगे? अच्छा, उसने गुड फेथ के अंदर आपको दिया, उसकी पेमेंट हो गई, चेक वो वापस ले नहीं सका, आपने उसकी जाके मेलाफाइडली तौर पे जो है एफआईआर जो है वो रजिस्टर करा, बदनीयती पे। बदनीयती के ऊपर रजिस्टर करा दी, ठीक है ना जी। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं वो देने के बाद वो ये शो करते हैं कि जी मेरी चेकबुक खो गई, ठीक है जी, और वो उसको पेमेंट स्टॉप कराते हैं। तो कोर्ट उसको इतना माइन्यूटली देखती है, वो बोलती है भाई आपकी चेकबुक जरूर खोई होगी, हमारी भी खो जाती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि चेक वो आपका खोया कि आपने उसके ऊपर पहले से साइन करके रखे हुए थे, ठीक है, साइन कैसे आ गए? मतलब कि अगर कोर्ट देखती है बारीक बीनी से, बिल्कुल बारीक बीनी से अगर- देखती है, हाँ। और वो उस चीज को चेक करती है कि अगर स्टॉप हुआ तो चेक तो इश्यू तो आपके सिग्नेचर से ही हुआ था, जी, तो जी। आपने जो है वो साइन करके रख दिया और उसके बाद उसको घुमा दिया, तो कोई ऐसी तो चीज मतलब उस सूरत में चेक स्टॉप नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो देखी जाती है जिसके ऊपर चेक हुआ है कि एक तो मेलाफाइडी, दूसरी ये कि मैंने कोई आपके ऊपर कोई लायबिलिटी मेरी निकलती है जब भी तो मैंने आपको चेक दिया है, वरना मैं आपको क्यों चेक दूंगा। सेकेंडली ये कि देखा जाता है कि जिस दिन ये चेक प्रेजेंट हुआ है, जो उसके ऊपर डेट डली हुई है, उस दिन जो है इसके जो बैलेंस शीट है उसके अंदर इतना अकाउंट था या नहीं था। अगर ये रिपोर्ट आती है कि जी चेक तो स्टॉप हुआ है लेकिन इनसफिशिएंट फंड नहीं है, बल्कि इसके ऊपर सफिशिएंट फंड जो है वहां पर मौजूद था, तो फिर उसकी क्लियर होता है कि इसकी मेलाफाइडी नहीं है, वाकई इनका कोई आपस में लेन देन का मसला है। ओके, प्रोग्राम खत्म हो गया बिल्कुल भी। 2 लफ्जों में बता दीजिए कि क्या होना चाहिए, बिल्कुल 2 लफ्जों में जल्दी से। देखिए, थोड़ा सिस्टम आसान करना चाहिए लोगों के लिए। मैंने आपसे शुरू में कहा सिर्फ 10% लोग हैं जो एफआईआर कटवाते हैं। इतना खराब सिस्टम है कि उस सिस्टम को फॉलो कर ही नहीं पाते और 90% लोग इसी चक्कर में रह जाते हैं और उनके पैसे रिकवर नहीं हो सकते। डिफॉल्ट इस निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है, निजाम को बेहतर करने की निज़ाम को जरूरत है। बेहतर करने उसमें की हम जरूरत है। तो खुद बेहतर नहीं है, निजाम आसानियां कैसे पैदा बेहतर हो करें, जाएगा? आसानियां पैदा करें, जैसे आवाम होंगे वैसे हुक्मरान होते हैं, वैसे लोग होते हैं भाई। नाज़रीन, बात यह है कि प्रोग्राम में हमने बात तो की, लेकिन बहुत सारे नुकात ऐसे भी थे कि जो कि वक्त की कमी की बात से शायद हम ना कर सके, और तशनीकी का एहसास भी है हमें। लेकिन बात वही है कि जो नासिर जावेद साहब माहिर कानून है, उनके जो बातें करनी है और यकीन तौर पर आपने सुनी भी होगी और मैं भी समझता हूँ कि मैंने भी सीखा कि हम कब किसी को चेक दें तो बाय नेम दें और पेज में बिल्कुल खाली ना छोड़े, ओपन चेक ना दें
और अगर कोई मसला होता है तो यकीनी तौर पे अपने एक अच्छे वकील से पहले मशवरा करें और मशवरा करने के बाद फिर पुलिस के पास जाएं, ताकि आपको कुछ आपकी जो दुख है उसका मदावा हो सके। बिलाल असलम की इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते इसी दिन इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।